गुड मॉर्निंग क्लास 11th। और आई होप आप लोग सभी अब अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, आपको टॉपिक सारे क्लियर हो रहे होंगे। और आज जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक स्टार्ट किया पिछली क्लास में मिस्टर राजेश ने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी का हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें उस टॉपिक को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जैसे सर ने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ में चेंजेबिलिटी कितनी है उसमें। जैसे अगर हम पर्टिकुलर हम डिमांड की बात कर रहे हैं अगर, तो प्राइस के कितना चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बात आपको सर समझा चुके हैं, राइट। लॉ ऑफ डिमांड में जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें पूरी थ्योरी में आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने ये तो हर जगह कहा कि प्राइस में घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। पर पूरी थ्योरी में आपने ये कहीं नहीं समझा था कि प्राइस में कितना चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है। यानी क्वांटिटेटिव चेंज की बात नहीं थी उसमें, सिर्फ क्वालिटेटिव चेंज की बात हो पाई थी। तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज कितना था वो भी हमें पता होना चाहिए ना। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले हम टॉपिक में स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टोटल 5 हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है इलास्टिसिटी की डिग्रीज को। हमने टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम इसमें लेते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, इट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये 1 कैसे आएगा कि जो आपका डिमांड का परसेंटेज चेंज है, यानी जो प्रोपोर्शनल चेंज आपका डिमांड में हुआ उतना ही चेंज अगर प्राइस में हो रहा है, या ऐसे कह लो जितना चेंज प्राइस में हुआ उसके इफेक्ट में डिमांड में कितना चेंज आया। जब दोनों का चेंज इक्वल बन जाता है परसेंटेज में तो उसे हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट। जहाँ पे ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा उस टाइम, 1 आ जाएगा, राइट। अब इसको हम थोड़ा ग्राफिकली भी साथ साथ लेके चलेंगे। देखो रफ डायग्राम्स बना रखे हमने यहाँ पर, थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। तो ईडी का हमारा डिमांड कर्व बनता है वो बिल्कुल हमारा सेंटर से पास करता जाएगा कर्व के। अब इसमें इफेक्ट क्या होता है आपको समझा देता हूँ कि जब आप यहाँ प्राइस का चेंज देखेंगे तो जितना चेंज आप यहाँ प्राइस में दिखाएंगे उतना ही चेंज यहाँ लगभग डिमांड में आपको शो करना है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तब भी आपको इस तरह ही बनाना ही है। अब यहाँ पे तो खैर बोर्ड में हम बना रहे थे, इतना क्लैरिटी हमारी नहीं आ पाएगी, तो जब आप कॉपी में अपने पूरे स्केल वगैरह लेके बनाएंगे नोटबुक पे तो क्लियर बनेगा ये। अब देखो ये हमारे सपोज कर इनिशियल पार्ट बना दिया मैंने कि हमारा इस प्राइस पॉइंट पर और ये हमारी इतनी क्वान्टिटी आ गई। अब अगर प्राइस कम होता है, प्राइस सपोज करो मैंने इतना कम किया, ये हमारा P1 आ गया, ऊपर हमने OP लिया हुआ है इनिशियल प्राइस और OQ लिया हुआ है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें प्राइस डिक्रीज हो गया, सपोज करो हमारा आ गया P1 तक, यानी प्राइस रिड्यूस हो गया, प्राइस रिड्यूस हो गया। तो जितना गैप हमें यहाँ प्राइस में दिख रहा है चेंज, उतना ही गैप हमारा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में दिखना चाहिए, तब आपका कर्व बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी जितना गैप आपका प्राइस में आया उतना ही क्वांटिटी आपको कहाँ दिख रहा है, डिमांड में। तो इस तरह का जो कर्व बनता है ये बनता है इलास्टिसिटी जहाँ पर 1 होती है, यानी व्हेन डिमांड इलास्टिसिटी इज यूनिटरी, तो आपका कर्व इस तरह से बनेगा। आपको शायद मीनिंग समझ में आएगा ग्राफिकली, इसका मीनिंग हमने कैसे शो करना है कि जितना चेंज हम प्राइस में दिखाएंगे उतना ही चेंज हमारा यहाँ क्वांटिटी में भी दिखेगा। ये आपकी होगी फर्स्ट डिग्री, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक वर्ड का मतलब जहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं है, जहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, जब डिमांड में चेंज ही नहीं हो सकता, इसका मतलब इलास्टिसिटी कितनी होगी वहाँ पर, 0 इन इलास्टिक। और ये काम कब होगा कि जब प्राइस में कितना भी अप डाउन होता रहे, प्राइस बढ़े या घटे, बट जब डिमांड में, जब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो सकता, ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका, जैसे सपोज नमक है, जो खाने वाला नमक होता है, जो खाने वाला नमक है उसके प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्योंकि वो टेस्ट की आइटम, उसको ये तो है नहीं कि आप सस्ता हो जाए तो ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे, या महंगा हो जाए तो कम खाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसी जो चीज़ों की डिमांड है जिसमें डिमांड में चेंज नहीं आता प्राइस के चेंज होने से, उनको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर। और इसका कर्व कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्योंकि देखिए इसमें प्राइस को हम ऊपर नीचे कुछ भी करते रहे, यहाँ पे जो डिमांड हमारी OQ अगर है तो वो OQ ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका बिल्कुल अपोजिट है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या मीनिंग हुआ इसका कि जब प्राइस में चेंज ना हो
प्राइस सेम रहे या माइनर सा चेंज आ भी जाए, बट उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएं। डिमांड या तो एकदम से फॉल भी हो सकती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ऐसे केस में जब प्राइस में चेंज नहीं होता, ड्यू टू अदर रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, उनकी वजह से अगर ऐसा हो कि प्राइस अचानक डिमांड अचानक से हमारी रिड्यूस हो जाए, अचानक से बढ़ जाए, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, ऐसी डिमांड को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड ईडी इज इक्वल, ये इसका सिंबल है, ईडी इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, और ऐसे केस में डिमांड कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऊपर वाले अपोजिट था, उसमें परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब बनेगा, जैसे आप देखेंगे जब हम यहाँ से प्राइस लाइन की तरफ जाएंगे तो प्राइस हमारे यहाँ पे कुछ भी रहे सेम रहेगा बिल्कुल, क्योंकि लाइन पर पैरेलल बनी हुई है, बस क्वांटिटी हमारे आगे पीछे यहाँ शिफ्ट होगी इसके अंदर, राइट। चलिए फोर्थ डिग्री पर आते हैं, फोर्थ काइंड या फोर्थ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक का मतलब सिंबॉलिकल लैंग्वेज में क्या होगा, ईडी का जो कोएफिशिएंट आएगा वो लेस देन 1 आएगा, यानी ईडी जब हम निकालेंगे उसमें वैल्यू उसकी लेस देन 1 आ जाएगी। ये काम कब होगा, जब क्वांटिटी का चेंज प्राइस के चेंज से कम होगा, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में चेंज हुआ बट क्वांटिटी में चेंज तो हुआ पर उसके कंपैरिजन में कम हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। और इसके साथ जो कर्व आपका बनेगा वो बनेगा थोड़ा इस तरह से, थोड़ा सा स्लांट हो जाएगा। ठीक है, पर एज कम्पेयर टू आप कह सकते हैं जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है वहाँ थोड़ा फ्लैट रहेगा, हल्का फ्लैटर कर्व बनेगा, थोड़ा ज़्यादा स्टिप कर्व बनता है, राइट। तो ये हमारा अगला केस, हमारा फोर्थ केस था, जिसमें हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी का जो कोफिशिएंट आता है वो लेस देन 1 आता है, और वर्बली इसका मीनिंग ये है कि डिमांड का चेंज प्रोपोर्शनेट कम होगा और प्राइस का प्रोपोर्शनेट चेंज थोड़ा उस टाइम ज़्यादा होगा। चलिए लास्ट डिग्री पर आते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक का मतलब सिंबॉलिकली जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको जो आपको सर ने फॉर्मूला समझाया था उसमें भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऊपर लिखा हुआ था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो बड़े आसानी से। आप समझिए इस कोफिशिएंट की वैल्यू 1 कब आ सकती है, इसकी वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोर देन 1 आ जाएगी, और यही आपका क्या शो करता है, कोफिशिएंट ऑफ ईडी। ठीक है, तो ये आप इसको मैथमेटिकली मैंने इसको रिलेट कर दिया इस चीज़ के साथ, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, और अब जब इसमें जो कर्व इसका बनेगा, जो इसमें कर्व बनेगा वो हमारा थोड़ा सा फ्लैट कर्व बनेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो प्राइस का चेंज है वो थोड़ा कम आएगा और डिमांड का चेंज एज कम्पेयर थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। देखिए डिमांड में ये थोड़ा प्राइस का चेंज आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखें प्राइस का चेंज इतना हुआ है और डिमांड का चेंज थोड़ा उससे ज़्यादा दिया गया, यानी कर्व थोड़ा सा फ्लैट बन जाता है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये सारे डिमांड के जो हमारे फैक्टर जो इलास्टिसिटी डिग्री हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से, और इनको मैंने आपको कर्व्स भी समझा दिए। फार्मूले के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं हर एक पॉइंट को बड़ी ईजीली। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पे किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि उस कमोडिटी की यानी उस गुड्स की या सर्विसेज की डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर कि वो अगर प्रोडक्ट देखो जो हम गुड्स यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं, वो कई तरह की हैं। कुछ उसमें ऐसी हैं जिनको आप यूज़ करने, जिनके यूज़ को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो आपके लिए नेसेसिटी हैं। तो प्राइस चाहे बढ़े चाहे उसका प्राइस घटे, आपको वो यूज़ करनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कुछ हमारी जैसे कुछ खास मेडिसिन आती हैं जो हमारी जैसे जो हमारे डायबिटिक मरीज़ होते हैं या जो जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनको अगर कोई टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रखी है डॉक्टर ने, तो वो टैबलेट उनको लेनी ही पड़ेगी चाहे उसका प्राइस बढ़े या घटे। यानी उनकी जो हमारी जो गुड्स हमारी वो नेसेसिटी में आ चुकी हैं। तो नेसेसिटी का जो इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं है, प्राइस बढ़े या घटे आपको कंज्यूम करनी है, उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और नेसेसिटी अगर वो गुड्स ऐसी हैं जिनको आप यूज़ पोस्टपोन कर सकते हो, तो उनकी डिमांड कैसे रहेगी, थोड़ी सी इलास्टिक हो जाती है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि नेसेसिटी गुड्स हैव लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड, while the goods that can be postponed have more elastic demand. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है
शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पे आपकी इनकम का एक बड़ा पार्ट खर्च होता है, ठीक है। एजुकेशन है, सबसे मॉडर्न चीज़ एजुकेशन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, इन पे आपका पैसा ज़रूर खर्च होता है ज़्यादा। और कुछ ऐसी हैं जिन पे आपका टोटल इनकम का बहुत ही माइनर सा पार्ट खर्च होता है, जो नेग्लिजिबल है, जिनको आप कभी नोटिस भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे मैच बॉक्स है, ठीक है, कैंडल स्टिक्स होती हैं, मैच बॉक्स होता है, नीडल्स होती हैं जो सुइयाँ वगैरह होती हैं, तो उनमें आपने देखा आपके कितना पैसा खर्च होता है। आपके अगर मान लो एक हम एक एवरेज इनकम लगाने, मतलब सपोज करो अगर 50,000 रुपये फैमिली की इनकम ही लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से मैच बॉक्स पर कितना पैसा खर्च होता है, मुश्किल से 5 रुपये 10 रुपये। अगर वो 10 से बढ़ के ज़्यादा भी हो जाएगा 15, तो आपकी इनकम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपके एक्सपेंडिचर पे। तो ऐसी गुड्स जिनके टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर जिनका बहुत कम है, उनकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस रहती है या इनइलास्टिक रहती है, क्योंकि उन पे प्राइस बढ़ने घटने से आपके इनकम लेवल पे, आपके बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट्स। मार्केट में ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं। अब सपोज करो कोई कमोडिटी ऐसी जिसका कोई और सब्सटीट्यूट मार्केट में है ही नहीं, तो आप उसका प्राइस चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, अगर कंज्यूमर को कंज्यूम करनी है तो वो कंज्यूम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्राइस बढ़े चाहे घटे, डिमांड में चेंज नहीं आएगा। अगर डिमांड में चेंज नहीं आएगा तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो, यानी इनइलास्टिक। क्लियर है पॉइंट। यानी जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, यानी द कमोडिटी विच हैज़ मोर सब्स्टिट्यूट्स हैज़ मोर इलास्टिक डिमांड एंड द कमोडिटी विच हैज़ लेस सब्स्टिट्यूट हैज़ लेस इलास्टिक डिमांड, क्योंकि जब ऑप्शंस नहीं है तो डिमांड में चेंज नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट, इनकम लेवल। आपको पता है सोसाइटी में हमारे कई तरह के लोग हैं, हाई इनकम ग्रुप भी होता है, लो इनकम भी होता है, मिडिल इनकम ग्रुप भी होता है। तो जो अगर हम इसको स्पेशली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाई इनकम एंड लो इनकम। जो हाई इनकम ग्रुप होता है उनकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस रहती है, क्योंकि उनके इनकम्स पे अगर हम गुड्स का प्राइस वगैरह चेंज भी करें तो उनकी इनकम में कुछ खास फर्क नहीं, उनके बजट में फ़र्क नहीं आता। वो कभी प्राइस टैग शायद चेक भी नहीं करते, जब वो शॉपिंग करते हैं वो प्राइस टैग चेक भी नहीं करते क्या है, प्राइस बढ़ता रहे घटता रहे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी डिमांड जितनी है उतनी की उतनी रहती है। तो पॉइंट क्या समझ निकला इसमें कि प्राइस बढ़े या घटे उनके डिमांड लेवल में चेंज नहीं आएगा। यानी जो हाई इनकम ग्रुप होता है उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या रहती है, हमेशा लेस रहती है। और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके बजट पर बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों पर, इसलिए उनकी इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहेगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। द लास्ट पॉइंट, हैबिचुअल गुड्स। जो गुड्स हैबिट में आ जाती हैं, जो गुड्स हैबिट में आ जाती हैं उनकी इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहेगी, ज़ीरो, क्योंकि प्राइस बढ़े या घटे, जिन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब जैसे कुछ होते हैं अल्कोहलिक लोग होते हैं, या आपको पता है जैसे लोग कई चीज़ें इस तरह की यूज़ करते हैं, नशे वशे की चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको आप जानते हैं कुछ चीज़ें आप मानो या मानो प्राइस उनका बढ़े घटे कुछ भी, उनको किसी भी कीमत पर वो चीज़ चाहिए। इट मीन्स प्राइस बढ़ता रहे चाहे घटता रहे उनकी डिमांड कंसिस्टेंट रहती है। क्या पॉइंट निकला यहाँ से कि प्राइस घटे या बढ़े डिमांड में चेंज नहीं आएगा, और जब डिमांड में चेंज नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो इलास्टिक, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके सारे हो गए फैक्टर्स जिन पे किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि प्राइस चेंज होने से उसमें डिमांड में कितना चेंज आएगा। राइट, तो इस पूरे टॉपिक में आपने जो डिग्रीज पढ़ ली, जो ग्राफिकल मेथड समझ लिए, ठीक है। मैंने इसी टॉपिक में आपको इसी फार्मूले के साथ इसको रिलेट भी कर दिया जो आपको लास्ट वीडियो में सर ने सिखाया था। और लास्ट में हमने पढ़े सारे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि किन किन फैक्टर्स पर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। आई होप आपके पूरा टॉपिक ढंग से क्लियर हुआ होगा। जो आपके इनके नोट्स मिलेंगे उसमें आप इसको और क्लियरली पढ़ेंगे, समझेंगे। राइट, और फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर जैसे आप पूछते आए अभी तक वैसे आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।